बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास का आगाज अल्लाह के नाम से। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट लॉ ऑफ मास एक्शन की। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या चीज है? इधर देखिए, लॉ ऑफ मास एक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को एक टर्म क्लियर करवा दूं एंड दैट इज एक्टिव मास। कि एक्टिव मास क्या चीज है? जैसे आप लोगों को एक्टिव मास का कंसेप्ट क्लियर होगा तो लॉ ऑफ मास एक्शन में आप लोगों के लिए आसानी होगी। इधर देखिए, मैं क्या करता हूं, मैं फॉर एग्जांपल सपोज एक जनरल फॉर्म ऑफ रिएक्शन उठा लेता हूं और उधर मैं लिख लेता हूं कि मेरे पास ए एक रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं रिएक्टेंट बी के साथ और मेरे पास जो चीज बनाएगा दैट इज सी प्लस डी। अब इधर देख ले, यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर जो मेरे पास जनरल फॉर्म ऑफ रिएक्शन है, इधर मेरे पास ए प्लस बी कंबाइन होते हैं और मेरे पास सी प्लस डी बनाता है। लेकिन दोबारा वही सी प्लस डी आपस में कंबाइन हो कि मेरे पास क्या बनाते हैं, मेरे पास ए प्लस बी बनाता है। तो यहां से मेरे पास एक पॉइंट क्लियर होता है कि मेरे पास ये वाला जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन मेरे पास फॉरवर्ड में भी जाता है, मतलब कि आगे भी जाता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट होते हैं, और ये रिएक्शन मेरे पास बैकवर्ड में भी आता है, मतलब कि प्रोडक्ट आपस में कंबाइन होकर मेरे पास क्या बनाता है, मेरे पास रिएक्टेंट भी बनाता है। तो मैं लिख सकता हूं कि मेरे पास ये एक रिएक्शन है जहां पे ये रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है और प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऐसी रिएक्शन के लिए हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन की। हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करवाया था कि ये रिएक्शन का वो किस्म होता है जहां पे हमारे पास रिएक्शन आगे की तरफ भी जा सके और रिएक्शन पीछे की तरफ भी आ सके, मतलब कि रिएक्शन फॉरवर्ड में भी जा सके और बैकवर्ड में भी आ सके। तो ऐसी रिएक्शन के लिए हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं या ऐसी रिएक्शन के लिए हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते थे वो हम क्या इस्तेमाल करते थे? रिवर्सिबल रिएक्शन का लफ्ज इस्तेमाल करते थे। अब मैं क्या करता हूं, मैं सपोज फॉर एग्जांपल इधर लिख लेता हूं कि मेरे पास क्या होते हैं, मेरे पास a प्लस बी का जो मिकदार है, मेरे पास a प्लस बी मतलब कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की जो मिकदार है, वो मैं सपोज कर लेता हूं कि मेरे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 100 है। और मैं इधर ये भी लिख लूं कि मेरे पास प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो सपोज मेरे पास 30 है। स्टार्ट में मेरे पास रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन थी वो 100 थी और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी? वो 30 थी। मेरे पास फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो गया, मतलब कि रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होती थी और प्रोडक्ट बनाती थी। मैं सपोज कर लेता हूं कि मेरे पास यहाँ पे 10 ऐसी मॉलिक्यूल थी, 10 A प्लस बी मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो गई और मेरे पास ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई, मतलब कि सी प्लस डी में कन्वर्ट हो गई। तो मैं इधर लिख लेता हूं कि मेरे पास 10 मॉलिक्यूल इधर से माइनस हो गई। क्यों माइनस हो गई? क्योंकि वो 10 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो गए और सी प्लस डी में कन्वर्ट हो गई। तो सी प्लस डी में जब वो कन्वर्ट हो गई तो उन 10 मॉलिक्यूल को मैंने सी प्लस डी की तरफ पे शिफ्ट करना होगा। तो 10 मॉलिक्यूल इधर से कट हो गई, माइनस हो गई, और वो 10 मॉलिक्यूल इधर एड अप हो गए, मतलब कि वो सी प्लस डी में कन्वर्ट हो गई तो वो इसी साइड पे शिफ्ट हो गई। तो इसी वजह से मैंने लिख लिया कि 30 मॉलिक्यूल पहले से मौजूद थे, 10 मॉलिक्यूल यहां से रिएक्टेंट से कन्वर्ट हो गई। तो दोनों मॉलिक्यूल हमारे पास जब कंबाइन हो गई, दोनों मॉलिक्यूल को हमने कंबाइन किया तो मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बन गई वो 40 बन गई। और इधर मेरे पास रिएक्टेंट साइड पे जो मॉलिक्यूल की तादाद रह गई वो मैं सपोज कर लेता हूं कि मेरे पास कितनी बन गई, मेरे पास 90 बन गई। क्योंकि 100 मॉलिक्यूल टोटल मॉलिक्यूल थी, 100 में से 10 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गई प्रोडक्ट की तरफ पे, तो मेरे पास जो बाकी मॉलिक्यूल की तादाद रह गई वो 90 थी। अब क्या हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन तो हो गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई। अभी क्या होता है, प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं क्योंकि मेरे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ये खूबी मौजूद है कि वो आगे भी जा सकता है और पीछे भी आ सकता है, मतलब कि फॉरवर्ड में भी ये मूवमेंट मूव कर सकता है, बैकवर्ड में भी मूव कर सकता है। तो ये तो फॉरवर्ड में गया। अभी ये क्या करता है, ये बैकवर्ड में भी आता है, मतलब कि प्रोडक्ट आपस में कंबाइन होते हैं और रिएक्टेंट बनाते हैं। तो क्या होगा, मैं सपोज कर लेता हूं कि इधर से 10 मॉलिक्यूल सी प्लस डी की कंबाइन हो गई, ए प्लस बी में कन्वर्ट हो गए। तो इधर से मैं 10 मॉलिक्यूल को माइनस करूंगा, मेरे पास जो टोटल मॉलिक्यूल रह गए वो कितने रह गए, वो मेरे पास सपोज 30 मॉलिक्यूल रह गए। इधर क्या हो गया, वो सी प्लस डी की जो 10 मॉलिक्यूल थी वो आपस में कंबाइन हो गई, ए प्लस बी में कन्वर्ट हो गई। तो ए प्लस बी की साइड पे वो शिफ्ट हो गई, मेरे पास वो 10 मॉलिक्यूल इधर कंबाइन हो गई, इधर एड अप हो गई। तो टोटल मॉलिक्यूल जो मेरे पास इसी साइड पे बन गई
वो मेरे पास बन गई 100 मॉलिक्यूल। वो मेरे पास कितने मॉलिक्यूल बन गई? 100 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे देख ले आप लोग, पहले हमारे पास रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन थी वो 100 थी, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन बाद में हमारे पास आ गई वो भी 100 आ गई। प्रोडक्ट की जो हमारे पास कंसंट्रेशन स्टार्ट में थी वो 30 थी, बाद में हमारे पास जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रह गई वो भी 30। मतलब कि टाइम के गुजरने के साथ साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे पास न रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज आ गई, न प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज आ गई। तो जब भी किसी चीज की कंसंट्रेशन में टाइम गुजरने के साथ साथ चेंज न आ जाए तो ऐसे कंसंट्रेशन के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कांस्टेंट कंसंट्रेशन। और जब भी हमारे पास किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये कांस्टेंट हो जाए तो ऐसी रिएक्शन के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास ये रिएक्शन ये इक्विलिब्रियम अटेन कर चुकी है। अब इधर देख ले, यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, इधर मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं, जब फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर हमारे पास A प्लस बी आपस में कंबाइन होता है, और रिएक्शन के अंदर वो सब्सटेंस जो आपस में कंबाइन होती है उन सब्सटेंस के लिए हम रिएक्टेंट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और जो सब्सटेंस बनती है उन सब्सटेंस के लिए हम प्रोडक्ट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में A प्लस बी चूंकि कंबाइन होते हैं C प्लस डी बनाता है, तो A प्लस बी को हम फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, और C प्लस डी के लिए हम फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन में, जब बैकवर्ड रिएक्शन होता है तो बैकवर्ड रिएक्शन में ये C प्लस डी कंबाइन होता है, A प्लस बी बनाता है, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर C प्लस डी ये रिएक्टेंट होता है और A प्लस बी चूंकि बनता है तो बैकवर्ड रिएक्शन में A प्लस बी ये प्रोडक्ट है। फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर A प्लस बी रिएक्टेंट है, बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर A प्लस बी ये प्रोडक्ट है। फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर ये C प्लस डी ये प्रोडक्ट है, बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर C प्लस डी ये क्या है? ये रिएक्टेंट है। अब इधर देख ले, हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर, फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर टोटल मॉलिक्यूल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितनी थी? वो 100 थी। 100 में से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 ऐसे मॉलिक्यूल थे जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। मतलब कि 100 मॉलिक्यूल में से 90 मॉलिक्यूल ऐसे थे जिन्होंने रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन 10 ऐसे मॉलिक्यूल थे जिन्होंने 100 में से 10 मॉलिक्यूल ऐसे थे जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया रिएक्शन के अंदर। रिएक्शन के अंदर वो यूटिलाइज हो गए, रिएक्शन के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया, तो वो 10 मॉलिक्यूल हमारे पास कंबाइन हो गई, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। बाकी 90 मॉलिक्यूल ने रिएक्शन के अंदर कोई हिस्सा नहीं लिया। और इसी साइड पे बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर चूंकि रिएक्टेंट C प्लस डी है, तो C प्लस डी में भी 30 मॉलिक्यूल, टोटल 40 मॉलिक्यूल बन गए, तो 30 मॉलिक्यूल ने रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लिया, पार्टिसिपेट नहीं किया, और वो 10 मॉलिक्यूल हमारे पास क्या थी? वो उन्होंने रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया, एक्टिवली उन्होंने हिस्सा लिया। तो यहाँ पे भी हमारे पास 10 मॉलिक्यूल ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया रिएक्शन के अंदर, बाकी 30 मॉलिक्यूल ने कोई हिस्सा नहीं लिया। और यहाँ पे 90 मॉलिक्यूल ने हिस्सा नहीं लिया, सिर्फ 10 मॉलिक्यूल ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। रिएक्टेंट की वो अमाउंट, टोटल अमाउंट की बात मैं नहीं कर रहा, रिएक्टेंट की वो अमाउंट जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया रिएक्शन के अंदर, उस अमाउंट के लिए या उस रिएक्टेंट की उस अमाउंट के लिए हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्टिव मास। मैंने क्या लिखा है? द मास ऑफ अ सब्सटेंस that actively participate in a chemical reaction is called active mass। अब इधर देख ले, 100 मॉलिक्यूल में से या 100 मॉलिक्यूल ने, टोटल मॉलिक्यूल ने हिस्सा नहीं लिया, पार्टिसिपेट नहीं किया रिएक्शन के अंदर, सिर्फ 10 मॉलिक्यूल ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पे भी 30 मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ इन 10 मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया। तो ये 10 मॉलिक्यूल हमारे पास आउट ऑफ 100 मॉलिक्यूल, ये जो 10 मॉलिक्यूल है, इन 10 मॉलिक्यूल के लिए हम जो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे दैट इज कॉल्ड एक्टिव मास। 100 के लिए कंप्लीटली हम टोटल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इन 10 मॉलिक्यूल के लिए हम जो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे दैट इज कॉल्ड एक्टिव मास। एक्टिव मास के लिए हम जो दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, दो वर्ड्स और हम इस्तेमाल करते हैं एक्टिव मास के लिए। एक हमारे पास होते हैं मोलर कंसंट्रेशन और दूसरा हमारे पास होते हैं मोलरिटी। अगर आप लोगों को याद हो तो क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन में हमारे पास मोलरिटी टॉपिक था। मोलरिटी क्या चीज है? इधर देख, अगर आप लोगों को मोलरिटी का फार्मूला याद हो तो हमने लिखा था कि मोलरिटी हमारे पास क्या चीज है? मोलरिटी हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से मैं इसके लिए एक्टियोमास के लिए यूनिट भी फाइंड कर सकता हूं। मोलिटी हमारे पास इस चीज की बराबर है, और एक्टियोमास के लिए हम मोलिटी का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मोलर कंसंट्रेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं लिख सकता हूं कि हमारे पास मोलिटी ये बराबर आ जाएगा, यूनिट फाइंड करता हूं। नंबर ऑफ मोल का हमारे पास यूनिट जो है वो है हमारे पास मोल, और वॉल्यूम का जो हमारे पास यूनिट है इसके लिए हम मिलीलीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डीएम क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे के सारे यूनिट हमारे पास वॉल्यूम की यूनिट है। तो मैंने क्या लिखा, मोलिटी इज इक्वल टू मोल पर डीएम क्यूब। अभी ये मोल पर डीएम क्यूब ये हमारे पास जो बन गया, ये हमारे पास यूनिट ऑफ एक्टियोमास बन गया, या ये हमारे पास यूनिट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, या ये यूनिट ऑफ मोलिटी बन गया। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि एक्टियोमास के लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं, तो हम इस्तेमाल करते हैं मोल पर डीएम क्यूब। अब इधर देख ले, ये जो मेरे पास A प्लस बी है, जो मेरे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट दो किस्म की बन गई, एक टोटल रिएक्टेंट बन गई और एक हमारे पास वो रिएक्टेंट बन गई जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। तो एक्टिवली जिन रिएक्टेंट ने पार्टिसिपेट किया उन रिएक्टेंट को हम क्या करेंगे, उन रिएक्टेंट को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी हमारे पास रिएक्टेंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाए तो उन रिएक्टेंट का मतलब है, या उन रिएक्टेंट से हम ये क्लियर कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो रिएक्टेंट है ये वो रिएक्टेंट है जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कि टोटल रिएक्टेंट नहीं है। टोटल रिएक्टेंट को हम स्क्वायर ब्रैकेट के से बाहर लिखते हैं, और जो हमारे पास एक्टियोमास होता है, तो एक्टियोमास मतलब कि जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन के अंदर उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम डिनोटेशन उसकी करते हैं किस चीज से, स्क्वायर ब्रैकेट से। मैथ में हम ये स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं मैट्रिक्स के लिए, लेकिन केमिस्ट्री में हम जो ये मैट्रिक्स, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं ये हम एक्टियोमास के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इधर देख ले, लॉ ऑफ मास एक्शन की तरफ आते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन हमारे पास क्या चीज है। मैंने लिखा है लॉ ऑफ मास एक्शन का हिस्ट्री हमारे पास बनता है, this law was given by two Norwegian scientists, Norwegian chemists। नॉर्वे से ताल्लुक रखने वाले दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ ऑफ मास एक्शन का कंसेप्ट दिया था। वो दो साइंटिस्ट हमारे पास कौन कौन थे, एक का नाम था सीएम गोल्डबर्ग। ये सीएम हमारे पास ये रिप्रेजेंट करते हैं केटो मैक्सिमिलियन को, सीएम, सी पर केटो एंड एम पर मैक्सिमिलियन। केटो मैक्सिमिलियन गोल्डबर्ग, एक साइंटिस्ट का नाम था केटो मैक्सिमिलियन गोल्डबर्ग और दूसरी साइंटिस्ट का नाम था पीटर वेग। दोनों ने आके 1864 में 1864 में जो रिएक्शन का रेट होता है, अभी रेट क्या चीज है, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर हम रेट इस्तेमाल करते हैं स्पीड के लिए। इधर देख ले मैंने कि RATE रेट, रेट हम केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर ये स्पीड के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये कीमत के लिए इस्तेमाल नहीं करते। एक्चुअली तो रेट हम कीमत के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में ये स्पीड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इधर देख ले, 1864 में केटो मैक्सिमिलियन गोल्डबर्ग और पीटर वेग दोनों ने आके रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन वाज़िह किया एक्टियोमास ऑफ रिएक्टेंट के साथ कि रेट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन का जो स्पीड होता है ये एक्टियोमास ऑफ रिएक्टेंट पे कैसा, या इन दोनों के दरमियान कैसा रिलेशन है। हमारे पास दो तरह की रिलेशन आती है, एक रिलेशन को हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन और दूसरे को हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन वो रिलेशन होता है, सपोज फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मार्कर है, अगर मैं इसी मार्कर को ऊपर की तरफ लेके जाऊं और ये वाला मार्कर ये खुद ब खुद इसके साथ ऊपर की तरफ जाए, इसको मैं ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं और ये मार्कर ये खुद ब खुद ऊपर की तरफ जाए, तो ऐसी रिलेशन के लिए, ऐसे ताल्लुक के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट रिलेशन। अगर मैं इसी मार्कर को नीचे की तरफ लेके जाऊं और ये मार्कर ये भी खुद ब खुद नीचे की तरफ आ जाए, तो ऐसी रिलेशन को भी हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन अगर मैं इसी मार्कर को ऊपर की तरफ लेके जाऊं, ये वाला मार्कर भी ऊपर, ये वाला मार्कर ऊपर से नीचे की तरफ खुद ब खुद आ जाए, तो अब इधर देख ले, इसको मैं ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं, ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये इनवर्स, या मैं इसको नीचे की तरफ लेके आ रहा हूं, ये वाला मार्कर ये खुद ब खुद ऊपर की तरफ जाए तो ये भी इनवर्स रिलेशन है। मतलब अगर मैं एक क्वांटिटी को, एक चीज को इंक्रीज करूं और दूसरा खुद ब खुद इंक्रीज हो जाए तो ऐसी रिलेशन को हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। अगर मैं एक क्वांटिटी को इंक्रीज करूं और दूसरा क्वांटिटी खुद ब खुद डिक्रीज हो जाए तो उस क्वांटिटी को हम कहते हैं कि हमारे पास इनवर्स रिलेशन है।
गोल्डबर्ग और पीटरवेग ने आके रेट ऑफ रिएक्शन और एक्टिव मास ऑफ रिएक्शन के दरमियान रिलेशन को वाज़ेह किया कि इन दोनों के दरमियान आया डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है। अब इधर देख लें, इन दोनों ने बता दिया। मैंने क्या लिखा है, इस लॉ का जो स्टेटमेंट हमारे पास बनता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ हमें बताता है, क्या बताता है, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन की किसी केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कि ये हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसका जो ताल्लुक बनेगा वो डायरेक्ट बनेगा, किस चीज के साथ डायरेक्ट बनेगा, टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंस। रिएक्टेंट सब्सटेंस की जो प्रोडक्ट होता है उनके एक्टिव मास के साथ रेट ऑफ रिएक्शन का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मैं एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन ये खुद ब खुद इंक्रीज होगा। अगर मैं एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट को डिक्रीज करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास ये खुद ब खुद क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। मतलब कि डायरेक्ट रिलेशन है। दोनों ने आगे बता दिया कि केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड होता है और हमारे पास जो एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस होते हैं इनके दरमियान जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन है। दूसरा हमारे पास इसके बाद जो बनता है each raised to the power coefficient in the given balanced chemical equation। ये याद रखना, आप लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन में जो इक्वेशन लेना है, जो रिएक्शन लेना है, वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को आप लोगों ने यूज करना होगा। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर। हम जो रिएक्शन इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा इस्तेमाल करेंगे, वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के, मतलब दोनों साइड पे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड पे नंबर ऑफ एटम दोनों साइड पे बराबर होने चाहिए। अब इधर देख ले, तो इधर से ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाया है इधर से मैं एक पॉइंट लिख लेता हूं कि मेरे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन बनेगा, मेरे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, अभी रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास एक क्वांटिटी है, एक चीज है, इसका जो चूंकि डायरेक्टली रिलेशन है, डायरेक्ट ताल्लुक है, किस चीज के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के साथ। एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के साथ, रिएक्टेंट की जो एक्टिव मास होती है उनके साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब इधर देख ले, अगर सपोज मेरे पास a प्लस बी के इधर एक्टिव मास 10 के बजाय ये 20 आ जाए, तो एक्टिव मास को मैंने इंक्रीज कर दी, तो जैसे ही मैंने एक्टिव मास को इंक्रीज कर दी तो मेरे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का जो स्पीड होगा वो भी इंक्रीज होगा। यहां से स्टेटमेंट से ये पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर मैं इधर 10 की बजाय 20 मॉलिक्यूल ले लूं एक्टिव मास की बजाय, एक्टिव मास की जगह पे मैं 20 मॉलिक्यूल यूज कर लूं, तो मेरे पास ये जो फॉरवर्ड, क्योंकि a प्लस बी ये रिएक्टेंट है किस चीज के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। अगर मैं 10 के बजाय, क्योंकि एक्टिव मास इस रिएक्शन का एक्टिव मास 10 है, तो अगर मैं 10 के बजाय डिक्रीज करूं, पंच कर दूं, तो मेरे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का जो स्पीड होगा वो भी डिक्रीज हो, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, डिक्रीज कर दी मैंने एक्टिव मास तो स्पीड भी डिक्रीज होगा, एक्टिव मास को मैंने इंक्रीज कर दिया तो स्पीड भी इंक्रीज होगा। अगर यहाँ पे मैं 10 की बजाय 50 कर दूं, इधर बैकवर्ड रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है इनका अगर मैं एक्टिव मास ये 10 की बजाय 50 कर दूं तो मैंने एक्टिव मास को इंक्रीज किया, जैसे ही मैंने एक्टिव मास को इंक्रीज किया तो मेरे पास बैकवर्ड रिएक्शन का जो स्पीड होगा वो भी इंक्रीज होगा। अगर मैं 10 की बजाय 8 कर दूं एक्टिव मास, तो मेरे पास चूंकि मैंने एक्टिव मास को डिक्रीज किया तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का जो स्पीड होगा वो खुद ब खुद डिक्रीज हो जाएगा। अब इधर देख ले, यहां से मैंने जो ये पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर करवा दी, यहां से मैं इधर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का भी इधर मैथमेटिकली फॉर्म लिख लेता हूं और बैकवर्ड रिएक्शन का भी मैथमेटिकली फॉर्म लिख लेता हूं। अब इधर देख ले, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में इस तरह लिख सकता हूं, अगर मैं लिख लूं फॉर एग्जांपल रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मैंने लिख लिया आरएफ, रेट से सॉरी आर से मेरे पास ये रेट को रिप्रेजेंट करते हैं और एफ हमारे पास ये रिप्रेजेंट करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन को। तो अब इधर देख ले, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये डिपेंड करेगा किस चीज के ऊपर, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमारे पास एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट है वो a प्लस बी है, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन में a प्लस बी आपस में कंबाइन होते हैं, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट ये है। तो मैं इधर लिख सकता हूं कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास एक है a और दूसरा मेरे पास जो चीज है वो मेरे पास है b। मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो स्पीड होगा वो ज्यादा होगा अगर a और b का एक्टिव मास ज्यादा हो, अगर a और b का एक्टिव मास कम होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी क्या होगा,
वो भी कम होगा। यहां से मैं क्या करता हूं, मैं इधर लिख लेता हूं कि मेरे पास रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, या मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के साथ, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट C+D है, रिएक्टेंट C+D इस वजह से है क्योंकि C+D आपस में कंबाइन होते हैं। तो जो चीज रिएक्शन के अंदर कंबाइन होते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, जो चीज बनता है उनके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए A+B रिएक्टेंट है और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए C+D रिएक्टेंट है। तो मैं इधर लिख सकता हूं स्क्वायर ब्रैकेट के लिए हम मोलर कंसंट्रेशन का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं या एक्टिव मास भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं लिख सकता हूं C इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D। यहाँ पे भी मैंने ए और बी को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेंशन किया। क्यों मेंशन किया, क्योंकि हमने एक्टिव मास को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करना है। ये भी मेरे पास C+D, ये भी मेरे पास एक्टिव मास है, तो इसी वजह से इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट किया। ये मेरे पास बनेगा, मैं प्रोपोर्शनलिटी को इक्विलिटी में चेंज करूंगा तो मेरे पास RF इज इक्वल टू, जब भी हम किसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्विलिटी साइन में कन्वर्ट करते हैं तो हम एक कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं। तो इधर पे मैं एक कांस्टेंट इस्तेमाल करूंगा KF, और मेरे पास KF क्या चीज है, फॉरवर्ड कांस्टेंट है। ये मेरे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ये कांस्टेंट इस्तेमाल हो गई, तो इसी वजह से ये फॉरवर्ड कांस्टेंट बनेगा। और बाकी मेरे पास जो चीज आएगा वो मेरे पास आएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे भी मैं प्रोपोर्शनलिटी को इक्विलिटी साइन में कन्वर्ट करता हूं तो मेरे पास बनेगा RB इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं जो कांस्टेंट इस्तेमाल करूंगा दैट इज KB मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D। मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो स्पीड होगा वो इंक्रीज होगा अगर मैं A और B की कंसंट्रेशन को, एक्टिव मास को इंक्रीज कर दूं। बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड इंक्रीज होगा अगर मैं C और D का एक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दूं। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होगा अगर मैं C और D की एक्टिव मास को डिक्रीज कर दूं। और फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड कम होगा अगर मैं A और B की कंसंट्रेशन को, एक्टिव मास को या मोलर कंसंट्रेशन को डिक्रीज करूं। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, each raised to the power coefficient in the given balanced chemical equation। यहाँ पे देख ले, हमारे पास अगर मैं इधर क्या कर दूं, मैं रिएक्शन को बैलेंस कर दूं, तो जब भी हम किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो हम कोएफिशिएंट में इस तरह इस्तेमाल करते हैं, नंबर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने A इस्तेमाल किया, B इस्तेमाल किया, यहाँ पे मैंने C इस्तेमाल किया और यहाँ पे मैंने D इस्तेमाल किया। तो रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो कोएफिशिएंट में जो नंबर आएगी, कोएफिशिएंट में जो नंबर ऑफ मोल आएगी, रिएक्टेंट के अंदर नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट आएगी और प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट आएगी। उनके लिए, उनके साथ हमने क्या करना होगा, उनको हमने पावर पे लिखना होगा। जो कोएफिशिएंट में हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल इस्तेमाल होगी रिएक्शन के अंदर, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मैं बात करता हूं, उनके लिए हमने क्या करना है। अगर सपोज मैं इधर लिख लूं कि मेरे पास है फॉर एग्जांपल रेट ऑफ रिएक्शन, मैं इधर लिख लेता हूं रेट ऑफ रिएक्शन, ये मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉर एग्जांपल एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट की। अगर मैं फॉरवर्ड की अगर बात कर दूं तो फॉरवर्ड के लिए हमारे पास, मैं इधर लिख लेता हूं, इधर देख लें, अगर मैं सपोज कर लूं रेट ऑफ फॉरवर्ड की, तो इधर देख ले फॉरवर्ड डायरेक्शन में A के साथ इधर A मौजूद है ना कोएफिशिएंट में, तो इसी A को मैं उठाऊंगा, इधर मैं ऊपर मेंशन कर लूंगा। B के साथ जो मेरे पास ये नंबर ऑफ मोल B है तो इसको मैंने इधर ऊपर B मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B के ऊपर लिखना होगा। इधर मेरे पास जो C है, C के ऊपर मैंने इसका नंबर ऑफ मोल मेंशन करना है और D के ऊपर मैंने इसका नंबर ऑफ मोल मेंशन करना है। तो यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब ये है कि each raised to the power coefficient in the given, कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर हमने जो कोएफिशिएंट इस्तेमाल किया नंबर ऑफ मोल के लिए, नंबर ऑफ मोल जो हमने इस्तेमाल किया है उनको हमने पावर पे लिखना है, उनको हमने इस्तेमाल करना है। कहां पे इस्तेमाल करना है, रिएक्टेंट के ऊपर हमने नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट को मेंशन करना है और प्रोडक्ट के ऊपर हमने नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट को मेंशन करना है।